मीडिया मानता है कि बेहतर भविष्य के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है। इसी क्रम में हम अपने जागरूक दर्शकों के लिए बीते वक्त के चुनिंदा कार्यक्रम निकाल कर लाते हैं। जी मीडिया की लाइब्रेरी में देश विदेश की ऐतिहासिक घटनाओं और मशहूर हस्तियों से जुड़ी यादें दर्ज हैं। जो शो आप देखने जा रहे हैं वो जी आर्काइव से लिया गया है। आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में हम उन खास लम्हों को फिर से संजो रहे हैं जो अब एक धरोहर बन चुके हैं। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जनता के सवालों के बीच, जनता के सवालों के दायरे में। तो आइए चले एक ऐसी शख्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्जामात लगाने आपकी अदालत। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। जनता की अदालत में मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है। बाला साहब, जब आपने 1966 में 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी तो उस समय आपने कहा था कि ये इसलिए सेना बनाई जा रही है कि महाराष्ट्रियन को सेकंड क्लास का दर्जा मिल रहा है। और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। नहीं, ये सरासर गलत है। 66 में जब भी मैंने शिवसेना शुरू की तो मैंने उनको आह्वान किया था, गुजराती भाइयों को, कि आपके हाथ में लक्ष्मी है और हमारे साथ सरस्वती हैं और दोनों हाथ बटाएंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा देश का भला हो जाएगा। और ये भी मेरा कहना था सभी लोगों को कि आप आएंगे तो आपके साथ और नहीं आएंगे तो आपके बिना, मगर हम चलते रहेंगे। और दूसरा जो आपका इल्जाम है मेरे पर कि मैं मराठी लोगों के बारे में, ये सच है। और जब भी महाराष्ट्र हुआ और इसके लिए भी हमें झगड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा मुंबई मिलने के लिए, फिर भी मिलने के बाद भी हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं, तो फायदा क्या इसका? क्यों कहे कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है, तो इसके लिए ये शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं तो जब भी बेइंसाफी होती है तभी ये बातें शुरू होती हैं। और आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं, बट जब वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। पहला सब सवाल ये था कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसका बेस चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की और वहां उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंतप्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। ये एक अभिमान की बात होती है। अभी भाषा वापांतर रचना हो गई है तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया।
और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसलिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे, और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसा तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। नवरस में एक रस है भय का। भय, उसका उपयोग आप और आपकी सेना काफी खुलकर और काफी हद तक करते हैं, जैसे रजत जी अभी बता रहे थे। भय के उपयोग, जैसे आज मुझे आपसे प्रश्न भी पूछना है तो डर लगता है कि पूछूं या नहीं पूछूं, कहीं बाहर जाके सेना के लोग मुझे कुछ कर देंगे। या आपका जो ऑडियंस पे जो लोग आए हुए हैं और बाकी जो लोग यहाँ हैं, उनको अगर विश्वास दिलाएं कि वो कुछ भी खुलकर पूछ सकते हैं, शिवसेना के लोग कुछ नहीं करेंगे। कैसी बात है? भय की जो राजनीति है या भय का, डर का साम्राज्य जो है, जैसे अगर ट्रेडर्स या बिजनेसमैन भी कुछ सेना के लिए करते हैं तो विलिंगनेस की बदले भय से ज्यादा करते हैं कि चलो इनके साथ क्यों लड़ना झगड़ना, कुछ कर दो। सबसे पहले आपके मन में जो डर है वो निकाल दीजिए सबसे पहले। और जो डर और कोई लोगों के, यानी कि शॉपकीपर हो और कोई हो, इनके मन में है कि भाई चलो दे दो, क्यों ये मुसीबत को निमंत्रित करें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी गुजराती अखबार में, मराठी अखबारों में, कि ऐसे कोई भी लोग आपके पास आएंगे और कोई जबरदस्ती करेंगे तो उसको पुलिस के हवाला, इसके हवाला करता हूं, तो मैं हवाला कर दे दो। कहने का था कि डर की बात करे, डर की प्रेम मोहब्बत से, मैंने प्रेम मोहब्बत से काम होता तो पाकिस्तान भी श्रीनगर तक क्यों आता? कितने बार हमने कहा कि भाई हम महात्मा गांधी के लोग हैं, समझ सोच कर चलो, हम अहिंसा मानते हैं, हिंसा मत करो। अब तक कुछ नहीं हुआ। आपका दुश्मन कैसा है वो इसकी पहचान होनी चाहिए, समझे? जैसा दुश्मन वैसे आप हम होंगे। इफ यू आर ए जेंटलमैन, आई एम ए जेंटलमैन। मगर इफ यू आप एक खतरनाक हो, खलनायक हो, तो हम क्या करें? हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं,
मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई अभी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे, हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की उससे वो कोशिश कर रहे हैं और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया। मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या यह ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है, मगर वाई वी शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट नेम बाबरी, कि बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ वोट्स, और इसलिए पूरा देश का मामला बिगड़ जा रहा है। Would you fiercely oppose that thing, about that construction of masjid again? वो है क्या पोज, क्या जरूरत क्या है? किसको आप खुश करने की कोशिश करें, किसको और क्यों? हमारे मन में जो एक दबगी हुआ ऐसी बात आती है, कोई इसको कहते हैं दंगा फसाद है, कोई आंदोलन कहते हैं, कोई हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि हम संपर्कता को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आई एम कम्युनल, आई एम प्रोविंशियल, आई एम रीजनल एंड एवरीथिंग। यस आई एम। एज फार एज पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। तो दूसरे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जो मस्जिद बांधने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस इट इज, देयर इज पॉलिटिक्स। मुसलमानों के लिए कोई इनके मन में कोई प्रेम भावना और कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके बारे में कह सकते हैं, उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी तो उसका फायदा उठा करके पावर में आने की चुनाव मेरा कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस पर हम नहीं जिंदा रहते हैं। बस हम काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये मेरा वचन है आपको। मैं पॉलिटिक्स में ये बात नहीं, मैं सिर्फ लड़ रहा हूँ हक से। मेरे देश की हालत देखने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारा क्या रहा है। ये बात मैं कहूं कि जो अभी एक मैच खेली गई, टेस्ट नहीं थी वो, और जो टेस्ट थी वो श्रीलंका के साथ थी, फिर भी हमारे टीवी ने वो टेस्ट नहीं दिखाई, टीवी पर ना टेलीकास्ट, यानी कि वो लाइव कास्ट नहीं है, और ना कोई हाइलाइट्स बताएं, हाइलाइट्स भी नहीं। मगर हमारे लड़के खेलते थे, वो छोड़ दीजिए हार गए, फिर भी कैसे हारे ये भी हमको देखने की कोई दिलचस्पी होती है, कुछ बात होती है। फिर भी जब वो लंदन में मैच खेली गई, ये इमरान के माँ के कोई अस्पताल के चंदा इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए हमारे टीवी ने पूरा का पूरा दर्शन, यानी लाइव टेलीकास्ट, और हमारे स्पॉन्सर थे एयर इंडिया, जिसके अभी मिनिस्टर बन गए गुलाम नबी आजाद। तो अभी रिश्ता समझो क्या है। बाला साहब उनमें और ये मेरा बहुत गर्म होता है। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल ये है कि शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, और ये तो अभी ये बात तो इतनी पहुंच गई कि एयरपोर्ट पे तुम्हारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर एक कर देंगे बात। ये हमने जानबूझकर किया, क्योंकि
हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही, और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम मारती नहीं, ये सवन नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़। कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का हक कितना ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया, नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्खपना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है? पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है। जबरदस्ती अपना धर्म की यही चीज हमें बड़ी महंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जरूर उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? तो ठीक है, कांपना है तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहिरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हैं, और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि पुलिस वाले भी शिवसेना के लोगों से डरते हैं? ऐसे तो मेरे पर काफी इल्जाम है कि मैं हाथ में हाथ बटा के चल रहा हूँ उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आपने क्रिमिनल्स को जगह दी पार्टी में? कौन क्रिमिनल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल वॉर में जो लोग, नहीं, नाम तो ले लो। एक किम नाम के आदमी थे, एक किम थापा की बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड्डी प्लेयर था, और जब भी मैंने उनको टिकट दिया तो उस वक्त वो कबड्डी प्लेयर था। वो तो गुनाह नहीं था। इसके बाद थापा बिगड़ गया और आप इल्जाम लगा जा रहे हैं। रमेश मोरे, विट्ठल चौहान, नहीं, ये they were not criminals, but they died in gang wars. जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आती तो मैं कैसे ये कार्रवाई करूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना से जितने लोग एसोसिएटेड हैं उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, किसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, सब दूध के धुले हैं? दूध के धुले तो कोई भी नहीं होता है। आप सबूत लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिश्ता है गैंगस्टर वालों के साथ और कहीं,
तो मैं उसको हटा दे दूंगा। एक सिंगल मिनट भी मैं उनको नहीं रखूंगा। ऐसी 2 महिलाएं थी जो पत्नियां थी गैंग वॉर्स के लीडर्स की, जिनको शिवसेना ने टिकट दिया और चुनाव लड़वाया। और मुझे गर्व भी है कि मैंने उनको टिकट दिया, वो चुन के आई, एक गिर गई। मैंने ये देखा कि ये औरतों का कोई दोष नहीं है, और दोष होगा, उनका कोई हाथ है स्मगलिंग में, तो आज भी कहें तो मैं नगर सेविका हो तो भी मैं उसको दूर हटाऊंगा। इससे जो मैसेज जाता है मासेस को, वो तो गलत जाता है ना। तो ये तो अखबार वालों का सवाल है। अखबार वाले जैसे जिस ढंग से ये छपते हैं, जब आप टिकट देते हैं तो लिखेंगे ना किसकी पत्नी को टिकट दिया है। अभी टिकट दिया तो जानबूझकर मालूमात होने के बाद भी मैंने टिकट दिया है। मुझे पता है कि यही मैं पूछ रहा वाला साहब, इस तरह से टिकट देकर क्या मैसेज आप जनता को देना चाह रहे हैं? क्या आप क्रिमिनलाइजेशन को जो कर रहे हैं उनका ग्लोरीफाई नहीं कर रहे? पति और पत्नी एक हो तो भी धंधे की बात हो, कोई स्मगलिंग की बात हो, तो उनका रिश्ता क्या होता है? धंधे में शामिल होगी पत्नी तो उसको भी हटा देना पड़ेगा। हम हटाएंगे, चाहे वो नगर सेविका हो, आमदार हो, खासदार हो, और जब हाथ में सताएगी और उस वक्त कोई मंत्री भी हो तो मैं हटाऊंगा। आपको पता था कि श्री थापा जी एक गुनहगार है और उन्होंने बहुत गुनाह किया है, ऐसे होते हुए भी आपने उसे दिखाना क्यों नहीं? मान लो कि मैं उस वक्त थापा को टिकट नहीं देता, उसको पार्टी से भी निकाल देता, तो भी जनता उसको चुन के देती। और यू विल नॉट बिलीव, सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स थापा को मिली है। जितने लोग खड़े थे, राइट फ्रॉम कांग्रेस रूलिंग पार्टी से भी कोई अपक्ष हो, पूरे के पूरे लोगों का डिपॉजिट जब्त हो गया। ऐसे क्यों? तो मैं, कोई स्वार्थ होता है? ये पॉलिटिक्स क्या है? एक ढंग की वो सर्वाइवल भी होती है। मैंने देखा कि भाई हटाने से कोई फायदा नहीं है, और इनमें से क्या होगा, एक सीट जाएगी। क्यों जाएगी? हमें तो वो हासिल करनी है। बाला साहब, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई नगर सेविका भी हो, उसके ऊपर कोई आरोप लगाए तो आप उसको हटा देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन जीत सकता है, क्रिमिनल हो तो भी आप उसको टिकट देंगे। नहीं, क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल होने के बाद भी आज मैं करता हूं, मगर नुकसान मेरा होने वाला है, ये भी है, सच है। यानी जब भी आप इस जगह पर बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे हमें तैरना होता है। आई डोंट वांट टू सपोर्ट, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ साफ रहें, मगर ये हाथ साफ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं करप्शन नहीं करता हूं तब तक मुझे मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सही बात है। एक बार किसी ने सवाल आपको पूछा था कि शिवसेना करप्ट है, तो आपने कहा था हमने करप्शन कांग्रेस से सीखा था। यस, आडवाणी के लैंग्वेज में क्या कहूं, उसके लफ्ज में मैं कहूं, द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीफ केस एंड अ सूटकेस। यानी बाला साहब, अगर विदाउट करप्शन यू कैनॉट फाइट इलेक्शन। इतनी मंगी हुई है तुम्हारी चुनावी बात कि 1 करोड़ तक जब भी आप कोई खर्चा करते हैं तो आप एमपीशिप यानी खासदार यानी कि एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और वैसे तो 1.5 लाख में आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ओके, आई पे दिस अमाउंट टू मिस्टर नरसिम्हा राव and let Mr. Narasimha Rao fight his election whenever it is going to be. Well, I will pay for that. I will stand that expense. कहो, ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन को? आई एम नॉट जस्टिफाई। ये पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे वाले ऊपर का वाले करते हैं, तो हम क्यों ना करें? ये बात हो रही है देश में, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर तो आप कहेंगे तो ये वर्ल्ड फिनोमिना हो रहा है। अभी तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जरा साइड डिश कोई हो, स्वीट डिश तो भूल जाइए, मगर तो करनी पड़ती। इस पर एक अच्छी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, एंड दैट गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्रूअल। डिक्टेटरशिप चाहिए, बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है। बेचारे बिट्टा बच गया,
और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकरराव चौहान वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं और बम फट जाता है। और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है? Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे, क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है ये आता है कि मैं बड़ो कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं, तो कैसे करें? ये युवा को क्या, युवा को नहीं पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी।